गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी बच्चों, कैसे हैं? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है बेटा? एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना? ठीक है बेटा देवेंद्र, आप कहीं और पढ़ लीजिए जाकर, ठीक है ना? इस धरती पर आप ही एक थोड़े अलग टाइप के बच्चे आए हो। अगर मेरी क्लास में 1000 बच्चे हैं तो मैं 99% बच्चों को सेटिस्फाई कर रहा हूँ, तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक बात, क्योंकि अब आप जिसको समझ नहीं आ रहा ना, उसके लिए तो भगवान ब्रह्मा जी भी प्रकट हो जाएंगे ना, उसको फिर भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? इतनी बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ नहीं आती और आप टीचर बनने चले हो, घोर पाप है, ठीक है? इतना नहीं सोचना चाहिए बेटा। जरूरी है कि आप टीचर बनो, जिस चीज में आप अच्छे हो वो काम कीजिए, ठीक है ना? चलिए बेटा, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है ना बेटा? बस एक बार ये तो बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना? ये बता दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। मैं भी चेक कर लेता हूँ, पता चला क्लास हो रही है, लाइव हुई नहीं अब तक। क्लियर है, चलिए। फ्रैक्शन बढ़ने से स्पीड बढ़ेगा? किसका फ्रैक्शन बढ़ने से बेटा? चलिए, हाँ जी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए, ठीक है ना? बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। विद्युत परिपथ क्या होता है, ठीक है? ये बैटरी है बेटा, देखो पेपर में क्या होता है। ये बैटरी है, ठीक है ना? बेसिकली एक सेल है, ठीक है ना? क्योंकि बैटरी तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट्स में अपलोड नहीं होगा, पढ़ना आप पढ़ लीजिए बेटा, ज्यादा नखरे मत दिखाइए। पहली चीज तो आप सुन लीजिए, आप लोगों की डिमांड ही खत्म नहीं होती है, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, चुपचाप पढ़ लीजिए, ठीक है? जो ऐसे देखो, पढ़ने का तरीका ये होता है, आप कौन सा पीडीएफ को बार बार रिवाइज करने वाले हो, ठीक है? नहीं बेटा, 3 तरीके के फ्रिक्शन पढ़ाए हैं मैंने, ठीक है? एक बात सुन लीजिए, जैसे आपने भी चैप्टर कर लिया, फिर आप उसके बाद प्रीवियस ईयर करते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको कुछ थोड़ा बहुत कंटेंट अलग मिलता है, एक दो क्वेश्चन आपको ऐसा मिलता है जो नोट से बाहर था, तो आप उस क्वेश्चन को ऐड कीजिए ना, वीडियो को वहां पर रोक कर उस क्वेश्चन को ऐड कर लीजिए, या उसमें जो कहना चाहते हैं उस चीज को शो ऐड कर लीजिए। नोट्स में इतनी जगह तो है ही, ठीक है? चलिए, तो बेटा बेसिकली ये क्या, एक सेल है, ठीक है ना? ये किसका सिंबल है? ये बल्ब का सिंबल है, सर्किट में एक बल्ब लगा है। अब वो पेपर में पता क्या करता है, ये जो मैंने रेड लिखा रखा ना, इस रेड वायर को हटा दीजिए, यहाँ से सर्किट को वो ओपन कर देता है। ये जो है ना, यहाँ पर सर्किट को क्या कर देता है, वो ओपन कर देता है, और वो आपसे पूछता है कि हम यहाँ पर 4 ऑप्शन देगा, इनमें से क्या चीज कनेक्ट करें जिससे ये बल्ब जो है ग्लो करने लग जाए। बल्ब ग्लो कब करेगा? मैंने ऐसी मैं डांटने लगा था, वो कमेंट मैंने पढ़ा ना, आपने नहीं पढ़ा ना? वो कमेंट मैंने पढ़ा है, एक बच्चे ने क्या बोला वो मैंने पढ़ा है ना, तो मैंने उसको जवाब दिया है, मैंने नाम लिया स्पेशली, आप लोगों को नहीं कहा, मैंने उस बच्चे को कहा पर्टिकुलर, ठीक है? तो ये बल्ब ग्लो कब करेगा बेटा? जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा, और करंट हमेशा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ध्यान रखना, मैंने कल भी बताया था, वो हमेशा क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करेगा। अगर यहाँ पर ये सर्किट ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो सर्किट को क्लोज करने के लिए यहाँ पर मेटेलिक सब्सटेंस ऐड करना पड़ता है, ठीक है? बिल्कुल है बेटा सुनील, बिल्कुल है, ठीक है? कल से हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, अभी ये पढ़ लीजिए, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपको ऐसी चीज कनेक्ट करनी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, और इलेक्ट्रिसिटी को पास कौन करते हैं? कंडक्टर। और कंडक्टर मेनली क्या होते हैं? आपके मेटल्स। तो यहाँ पर मेटेलिक स्ट्रिप्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है? अब ये मैंने आपको पहले भी बताया था, एयर और डिस्टिल्ड वाटर क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एयर और वाटर क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजार देंगे, ठीक है ना? जैसे मेटल्स में बात करें, सारे मेटल्स कंडक्टर हैं, लेकिन किसको छोड़कर? लेड को छोड़कर। शीशा एकमात्र एक ऐसा मेटल है, ठीक है ना? शीशा एकमात्र एक ऐसा मेटल है जिससे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करेगा, ठीक है? तो मेटल कंडक्टर होते हैं, लेकिन कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है? वो है लेड, शीशा। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना?
फिर अभी केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे तो ये पॉइंट ज्यादा वहां पर क्लियर होगा, ठीक है ना। एसिड और बेस, एसिड हो चाहे बेस और सोल्ट हो, ये तीन चीज का अगर सॉल्यूशन है पानी के अंदर, आपने या तो एसिड डाल रखा है या बेस डाल रखा है या सोल्ट डाल रखा है, अम्ल डाल रखा है, क्षार डाल रखा है या लवण डाल रखा है, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा, वो जो विलयन बनेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, ठीक है। वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। अब ये एसिड बेस की पहचान कैसे करोगे, जब हम केमिस्ट्री में एसिड बेस पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आता है कंडक्टर, आपसे चार ऑप्शन देकर पूछ लेगा इनमें से कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, इस जनरली कंडक्टर ही पूछा जाता है, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए 2 पॉइंट याद रखेंगे। अगर ऑप्शन में मेटल है तो लेड को छोड़कर बाकी जो मेटल दिए होंगे वो क्या होंगे, आपके कंडक्टर होंगे। दूसरा, अगर सॉल्यूशन फॉर्म में दे रखा है तो सॉल्यूशन में आप चेक करो कि वो सॉल्यूशन एसिड का है या बेस का है या सोल्ट का, इन तीनों में से किसी का भी सॉल्यूशन हुआ, किसी का भी विलयन हुआ, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका कंडक्टर होगा, ठीक है। चलिए, इंसुलेटर आपको बता दिया, ठीक है ना। अब नॉन मेटल्स में भी क्या होता है, देखो नॉन मेटल्स इंसुलेटर होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन उन नॉन मेटल्स में ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा जो कंडक्टर होता है। नॉन मेटल में ग्रेफाइट जो होता है एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या होता है, कंडक्टर होता है, ठीक है। बाकी सारे नॉन मेटल क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या होता है, देखिए आपने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस सुना है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस सुना है, देखिए प्रतिरोध के बारे में सुना थोड़ा बहुत। मान लीजिए एक वायर है, रेजिस्टेंस तो हर सब्सटेंस, नेचर में जितने भी सब्सटेंस है सबके पास रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस होता क्या है, ठीक है, पढ़ाना तो चाहिए यहाँ पर, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, दिक्कत यहाँ पर आ जाती है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ फिर भी, ठीक है ना। देखो जैसे आपको कोई चेंज करना चाहता है, आप जैसे हो, ठीक है ना, आपके अंदर कोई चेंज लाना चाहता है, ठीक है, तो आप चाहोगे कि कोई आपके अंदर चेंज लाए, नहीं चाहोगे। और थोड़े दिन मजबूरी से अगर चेंज आपने ला भी दिया तो वापस फिर से आप ऐसे हो जाओगे, क्योंकि हैबिट किसी की जो होती है, हैबिचुअल जो होती है, वो रेयरली ही चांस होता है बदलती है, ठीक है। तो जब भी कोई आपके अंदर कोई चेंज करना चाहता है तो आप भी क्या करते हो, मना करते हो, तो नहीं ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। उसी तरीके से किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आप किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रिक करंट को पास करोगे तो वो सब्सटेंस हमेशा यही चाहता है कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो, विद्युत धारा ना गुजरे। तो सब्सटेंस की इस प्रॉपर्टी को, जिसमें क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है, विद्युत धारा को बहने से रोकता है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है। तो देखिए अगर बेटा मैं यहां से करंट पास करता हूं, ठीक है ना, ये आई करंट है, तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, कोई सब्सटेंस है, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से ये रेजिस्टेंस क्या करना चाहेगा, इस करंट को रोकना चाहेगा, रोकना चाहेगा तो दोनों में टकराव होगा, टकराव होने से क्या होगी, यहां से हीट प्रोड्यूस होगी, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझ आया, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप किसी सब्सटेंस से जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हो तो उस सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है उसके पास प्रॉपर्टी होती है कि उस करंट को रोकने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो जो अगर करंट को रोकने की कोशिश करेगा तो दोनों में कोलिजन होगा, टकराव होगा, उस कोलिजन की वजह से हीट एनर्जी निकलती है जिसे हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इसका एक एग्जांपल करवाऊंगा, ठीक है ना। द इफेक्ट इन विच ए बॉडी बिकम्स हॉट आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर कौन कौन सी चीजें काम करती हैं, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, आपने देखा वो हीटर की जो कॉइल होती है, जैसे ही आप करंट ऑन, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, ठीक है ना, हीटर की कॉइल जो होती है वो थोड़ी देर में गर्म हो जाती है। क्यों गर्म हो जाती है, क्योंकि वो जो कॉइल होती है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और वो क्या करती है, उस करंट को रोकने की कोशिश करती है जो उसमें से बह रहा है, ठीक है। जो रोकने की कोशिश करेगी, कोलिजन होगा, कोलिजन होने से क्या होगा बेटा, हीट प्रोड्यूस होगी जिससे वो गर्म हो जाता है। तो अब इनमें से कोई भी दूसरा फ्यूज वायर, फ्यूज वायर को मैं और एक्सप्लेन करूंगा अभी। जो इलेक्ट्रिक हीटर जो कॉइल होती है ये निक्रोम की बनी होती है बेटा, किसकी बनी होती है, निक्रोम की बनी होती है। निक्रोम एक मिश्र धातु है, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, निकल प्लस क्रोमियम का, ठीक है। फ्यूज वायर, फ्यूज वायर का यूज घरों पर करते हैं, ठीक है। तो देखो फ्यूज वायर का यूज करते हो आप, अब एक चीज बताना, आपने घरों पर, अब तो देखो अब तो हम एमसीबी यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। पहले घरों पर क्या होता था,
फ्यूज वायर यूज होता था, अभी भी यूज मिलेगा, ऐसी बात नहीं, गांव में जो लोग रहते हैं अभी भी इसका यूज मिलेगा। ठीक है, तो जहां पर मीटर लगता है घर में, जहां पर मीटर लगता है वहां पर एक एपरेटस अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो अब होता क्या है देखो, एक्चुअली फ्यूज वायर का काम क्या होता है, देखिए देखो ये हमने लगाया फ्यूज वायर, ये मेन लाइन है हमारी, मेन लाइन। घरों में कनेक्शन किस में होते हैं बेटा, पैरेलल में होते हैं। घरों में कनेक्शन किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। ठीक है, ये पैरेलल में कनेक्शन होते हैं, सीरीज पैरेलल समझते हो थोड़ा। ठीक है, छोड़िए कोई बात नहीं। देखिए फ्यूज वायर, तो घरों में जहां मीटर लगा होता है वहां पर साइड में देखा होगा आपने, ऐसे निकालते और ऐसे डालते हैं। एक क्या नाम है, पत्थर का बना होता है। ठीक है ना, आगे उसमें मेटल फिट होता है, उसमें एक तांबे का तार लगा रखा होता है, एक तांबे टाइप का तार लगाया होता है, रेडिश ब्राउन कलर का एक तार लगाया होता है, वो क्या होता है आपका फ्यूज वायर होता है। इस फ्यूज वायर का काम क्या होता है, देखिए ये हमारी अप्लायंसेज उपकरण है, ये हमारी अप्लायंसेज है, उपकरण है। ठीक है, तो आपने देखा होगा अप्लायंसेज पर, हाँ चाइना मिट्टी का होता है, बिल्कुल सोमिक। इन अप्लायंसेज पर बेटा रेटिंग लिखी होती है, चाहे फ्रिज हो चाहे टीवी हो, कुछ भी हो, इन पर रेटिंग लिखी होती है कि इतनी वोल्टेज होनी चाहिए। ठीक है ना, और इतनी पावर होती है। ठीक है ना, ये रेटिंग लिखी होती है, यानी कि उतनी वोल्टेज पर काम करते हैं, मैक्सिमम उतनी वोल्टेज पर वो काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वोल्टेज उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। इसी उसी से हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जो रेटिंग होती है उसी से हम करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसमें से कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है, कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर एकदम से यहाँ पर जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो है, विद्युत धारा जो है बेटा, वो बहुत ज्यादा आ जाए, हाई आ जाए, तो अगर ये फ्यूज वायर नहीं होता, अगर ये फ्यूज वायर नहीं होता, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा इन अप्लायंसेस को, वो भी हाई मिलेगा। और अगर हाई करंट आप दे दोगे अप्लायंसेस को, तो ये अप्लायंसेस डैमेज हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, बेहोश हो जाएंगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब भी सर्किट में एक लिमिट से ज्यादा करंट आए, वो इन तक ना पहुंचे, वो इन तक ना पहुंचे। तो उसी के लिए हमने लगाया है फ्यूज वायर। अब ये करता क्या है, ये करंट हाई आएगा तो ये फ्यूज वायर जो इसको रोकने की कोशिश करेगा, हाई करंट आ रहा है, फ्यूज वायर उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो मुझे एक बात बताओ, इस फ्यूज वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोध होगा, वो ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, बस इतना बता दीजिए। रेजिस्टेंस जो होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस, अगर बेटा निक्रोम का टेम्परेचर मतलब क्या, टेम्परेचर, टेम्परेचर कोफिशिएंट तो सुना, अभी तो ये टेम्परेचर कहाँ से लिया है आप, निक्रोम का टेम्परेचर कितना, ये कोई क्वेश्चन है। हाँ जी, देखिए तो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, जब हाई करंट आ रहा है तो उसको रोकने के लिए एबिलिटी भी तो हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा, प्रतिरोध होगा, वो क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, और अगर मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। जैसे ही हाई करंट आता है, हाई करंट आता है तो ये उसको रोकने के लिए कोशिश करेगा, कोशिश करेगा। तो जब ये इस हाई करंट को रोकेगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट से अगर ये वायर पिघल जाए, उस हीट से अगर ये वायर पिघल जाए, तो जैसे ही अगर ये पिघल जाएगा तो ये सर्किट ओपन हो जाएगा, यहाँ से ऐसे सर्किट ओपन हो जाएगा, तो क्या करंट आगे फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमें इस सर्किट को एक तरीके से ब्रेक कराना होता है। ठीक है ना, जब हाई करंट आता है तो हमें क्या करना होता है, इस सर्किट को ब्रेक कराना होता है। तो ब्रेक कब को होगा, जब मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। तो फ्यूज वायर की बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। फ्यूज वायर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करता है। तो आया समझ में फ्यूज वायर बेटा, फ्यूज वायर आया समझ में। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ए वायर विच मेल्ट्स व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट इज बियॉन्ड इट्स लिमिट इज नोन एज फ्यूज वायर। ठीक है ना, तो फ्यूज वायर से एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करता है तो वो क्या करता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है ना, रेजिस्टेंस के बारे में बताया नहीं है, लेकिन लिख लेना आप, रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट ऐड करना, क्योंकि 8th क्लास तक रेजिस्टेंस पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बताया। ठीक है ना, टीन और लेड का ये बना होता है।
टीन और लेड का ये बना होता है। क्लियर है? आगे बढ़े। बेटा मेल्टिंग पॉइंट नहीं पता बेटा, और फिर आप कह रहे हो सर आपको समझाना नहीं आता, मेल्टिंग जीवन में आपने मेल्टिंग पॉइंट नहीं पढ़ा और आप टीचर बनना चाहते हो। एक बात बताइए, एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं, स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। जिस चीज पर कोई चीज पिघल जाती है, ठीक है ना, एक सॉलिड सब्सटेंस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है जिस टेम्परेचर पर, वो मेल्टिंग पॉइंट है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि अब स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता दी तो आप परेशान हो जाओगे। कैसे लो होगा, मतलब होगा लो कैसे होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। अगर कोई फ्यूज वायर है, अगर किसी चीज को फ्यूज वायर की तरह काम करवाना चाहते हो तो उसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। इन्वर्टर से करंट कैसे फ्लो करेगा, मतलब इन्वर्टर बेटा स्टोर करता है, वो बैटरी जो होती है वो चार्ज को स्टोर करती है, जब लाइट चली जाती है तो वो डिस्चार्ज होना शुरू कर देता है, डीसी करंट देता है इन्वर्टर। चलिए ठीक है। अब तो अभी मैंने बता, आजकल हम क्या करते हैं बेटा, आजकल हम क्या करते हैं बेटा, प्रैक्टिस सेट मैंने करवाई ना रखे हैं आपको तानिया, ठीक है। आजकल हम क्या करते हैं, एमसीबी यूज करते हैं, एमसी यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हाई करंट आता है वो एमसीबी डाउन हो जाती है, ठीक है ना, उस पार्ट में करंट फ्लो नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये जो एमसीबी होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, एलईडी जो यूज करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड होती है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है ना। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करते हैं। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या है, ये कोई वायर है, आपने इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया आई, आपने क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास किया। तो जब किसी वायर से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो ये जो वायर है ये मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है। किसकी तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है, चुंबक की तरह काम करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है, मेल्ट सॉरी, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं, समझे। अगर किसी सब्सटेंस से आप करंट पास करते हो और करंट पास करने के बाद वो आयरन जैसे सब्सटेंस को, ठीक है ना, ऐसे सब्सटेंस जिसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब वो सब्सटेंस मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो वो मैग्नेट की तरह कब काम करने लगा है, जब उसमें से आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास किया है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वेलकम बेटा तानिया, ठीक है। चलिए चलिए, ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सब्सटेंस देन इट एक्ट्स एज मैग्नेट, दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है ना। इस पर दो चीजें काम करती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक इलेक्ट्रिक बेल, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है। इलेक्ट्रिक बेल देखा होगा ना, बाहर से घंटी घंटी बजाते हो आवाज आती है, वो सब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर काम करते हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे बेटा शुभांगी, पिछली वीडियोस देखिए, सारी चीजें मैंने बता रखी हैं। चलिए हाँ जी, अब एक मैग्नेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट तो सारा ही कराया, सारा इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ आपके सिलेबस में है नहीं, V इक्वल टू आई आर, ठीक है ना, ओम्स लॉ आपके सिलेबस में है नहीं। देखो मैग्नेट के अंदर क्या होता है बेटा, पहली चीज तो अगर आप किसी मैग्नेट को लटका दो, किसी धागे से बांध के उसको आपने फ्रीली लटका दिया, तो उस वो जो मैग्नेट होगी बेटा वो किस तरफ डायरेक्शन बताएगी, वो हमेशा नॉर्थ साउथ के बारे में बताती है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना मैग्नेट किसके बारे में बताती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के बारे में बताती है, ठीक है ना। अगर आप किसी मैग्नेट को किसी धागे से बांधकर फ्रीली लटका देते हो तो वो कौन सी डायरेक्शन दिखाती है, वो हमेशा आपको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाएगी पहले,
नहीं, एसएसटी वाले फिजिक्स फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे। दूसरा, मैग्नेट के बेटा हमेशा दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल होता है, एक होता है साउथ पोल होता है। ठीक है, अगर आप मैग्नेट को बीच में से कट भी कर दोगे, जैसे ये मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट थी, ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, आपने इसको बीच में से कट कर दिया तो दूसरी जगह पर अपने आप पोल क्रिएट हो जाएगा। आपने बीच में से कट किया, कट करने के बाद अलग हुआ, तो यहाँ पर अपने आप साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, सेम अगर आप नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ लेके आओगे, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल की तरफ लेके आओगे तो उनमें रिपल्शन होगा, और अगर विपरीत पोल को, अपोजिट पोल को आमने सामने लेके आओगे, जैसे नॉर्थ पोल की तरफ आप साउथ पोल को लेके आओगे, तो उनमें अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब मुझे कोई बता सकता है, जैसे हमारी ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कहां पर होगी? ये हो गए कॉर्नर और ये हो गया सेंटर। ये तो कॉर्नर हो गए दोनों, यहाँ हो गया सेंटर, ये कॉर्नर। तो मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां पर होगी? कॉर्नर पर। देखो, आप किसी भी मैग्नेट को एक बार, किसी भी मैग्नेट को आप रेत में घुमाओ, बालू में घुमाओ, आप देखोगे जो आयरन के जो पीसीज होते हैं, आयरन के जो पीसीज होते हैं वो कॉर्नर पर ज्यादा हुए चिपके हुए मिलेंगे। आयरन के जो पीसीज हैं वो कॉर्नर पर आपको ज्यादा चिपके हुए मिलेंगे। ठीक है बेटा, उस मनीषा मैं कह रहा हूं, एक सस्पेंडेड फ्रीली एक सस्पेंडेड मैग्नेट को रखा जाता है। ठीक है ना। ये मैग्नेट इसको इस फॉर्म में होगी, ये बार मैग्नेट है। ठीक है ना, इस फॉर्म में आप उसको लटकाओगे तो ये जिस तरफ ये मुड़ी हुई होगी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है ना। अच्छा, ये पॉइंट लिखा नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो ये लिख लेना, ये ऐड कर लेना। स्ट्रेंथ जो होगी, मैक्सिमम जो होगी वो कॉर्नर पर होगी, जो मैक्सिमम होगी, ताकत जो होगी वो कॉर्नर पर होगी। ठीक है। और मिनिमम कहां पर होगी? सेंटर में होगी। ये नोट कर लेना। मुरली बेटा, क्या कमेंट पढ़ो आप बताइए? आपने लिखा मेरा कमेंट भी पढ़ो, पढ़ लिया बस, यही आपका कमेंट था। अब ये जो मैग्नेट है बेटा, हम इसकी ताकत को खत्म करना चाहते हैं, इसको बोलते हैं हम डीमैग्नेटाइजेशन, अचुंबकीयकरण। ठीक है। हम चाहते हैं ये मैग्नेट है, मैग्नेट ना रहे, तो हम इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को खत्म करना है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को कैसे खत्म कर सकते हो? एक हथौड़ा लो, हथौड़ों से मैग्नेट मैग्नेट को मार मार के उसका चूरा कर दो। ठीक है। नहीं बेटा, सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है यार, आप लोग पढ़ लिया करो ना, ये तो एक्स्ट्रा जानकारी होती है, एक बार पढ़ लो, लास्ट क्लास से फिजिक्स के पूरा ही हो जाएगा। ठीक है। तो मैग्नेट को मारो मारो, हथौड़े से मार मार के उसका चूरा कर दो बिल्कुल, तो क्या वो मैग्नेट रहेगी? मतलब तब तक उसे मारते रहो जब तक उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म ना हो। तो बार बार मैग्नेट को पीटने से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। या मैग्नेट को एक बार हाथ में लो, ऐसे छोड़ दो, ग्राउंड पर डाल दो, फिर उठाओ फिर छोड़ दो, ग्राउंड उठाओ फिर छोड़ दो, उठाओ फिर छोड़ दो, ऐसा करोगे काफी बार तो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स देखें। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। एक मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को खत्म करने के लिए, खत्म करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? डीमैग्नेटाइजेशन होता है। कैसे कैसे कर सकते हो? ठीक है, मैंने बताया, एक मैग्नेट को एक हथौड़े से लगातार पीटते रहो, मैग्नेट को हथौड़े से लगातार पीटते रहो, या दूसरा मैग्नेट को गिराते रहो, मैग्नेट को गिराते रहो, गिराते रहो, उठाओ गिराओ, उठाओ गिराओ, उठाओ गिराओ। ठीक है ना। मैग्नेट को हीट कर दो, जैसे देखो, ड्रॉपिंग द मैग्नेट फ्रीक्वेंटली, चुंबक को बार बार गिराओ। ठीक है ना। मैग्नेट को आप बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट कर दो, मैग्नेट को आप बहुत हाई टेम्परेचर पर हीट कर दो। ठीक है ना। और कैसे कर सकते हो? नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ पोल लेके आओ, नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ पोल लेके आओ। ठीक है ना। दो मैग्नेट लो, उनके सेम पोल्स को
एक तरफ लेके आते जाओ, लेकर आते जाओ, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो गई है। ठीक है, 6 to 8 की एनसीईआरटी बेटा ये सारी इसमें कवर है, 6 to 8 की एनसीईआरटी सारी इसमें कवर है। ठीक है ना, मैंने आपको देखो ना, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए, इसीलिए कराए ताकि आपको जो पढ़ाया गया और पेपर में जो आपका लेवल है आप उसे कंपेयर कर सको। ठीक है ना, बल्कि इस बार का जो पेपर हुआ था उसमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आया था एक दो। ठीक है ना, वो क्वेश्चन केमिस्ट्री का आया था, वो मैं डिस्कस करूंगा। फिजिक्स का तो प्रॉब्लम सारा वही है। अब देखो, यही कंटेंट पढ़ाया था। ठीक है ना, यही कंटेंट पढ़ाया था। ठीक है ना, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सीटेट 2023 का पेपर भी पढ़ा जो जनवरी में हुआ था। ठीक है ना, हाँ जनवरी में हुआ था ना, हाँ। तो जनवरी में हुआ था, मतलब जो लास्ट सीटेट जो हुआ था, नहीं जनवरी में नहीं हुआ था ना, गर्मियों में हुआ था ना अभी, हाँ गर्मियों में जो सीटेट का पेपर हुआ था लास्ट, जो 2023 का जो लेटेस्ट पेपर है वो भी पढ़ा। ठीक है, यूट्यूब पर चैप्टर वाइज भी है, मिक्स भी है। मिक्स में मैराथन पहले आप चैप्टर वाइज करोगे, हाँ अगस्त वाला पढ़ा, पहले आप चैप्टर वाइज करोगे फिर मैराथन सेशंस को देखोगे, आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, चलिए अब मैग्नेट देखिए दो तरीके की होती है बेटा, एक होती है नेचुरल मैग्नेट, एक होती है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है ना, नेचुरल मैग्नेट का एग्जांपल है लोडस्टोन, डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है। ठीक है ना, लोडस्टोन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट का है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या थी, अभी हमने पढ़ा था, अगर किसी वायर से आप, किसी सब्सटेंस से आप करंट पास करते हो और वो सब्सटेंस मैग्नेट की तरह काम करता है। हाँ केमिस्ट्री जो है वो 9th क्लास से आया था। ठीक है ना, नहीं ऐसा एक ही दो क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, वो 9th क्लास का था, वो आउट ऑफ सिलेबस था बेटा। उसने बोला है कि 8 तक का आता है तो 8 तक का आना चाहिए। ठीक है, सुनील बेटा मैडम। ठीक है, तो जब भी किसी सब्सटेंस से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो और वो सब्सटेंस मैग्नेट की तरह काम करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ पर करते हैं हम, हैवी लोड्स को उठाने में, भारी सामान को उठाने के लिए किसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है। आंखों का जो डॉक्टर होता है वो भी यूज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। ये दो यूजेस आप याद रखोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज आएगा जो डॉक्टर होता है वो करता है, और कौन करता है बेटा, और कहाँ पर करते हैं, भारी सामान को उठाने में, हैवी लोड को उठाने में। ठीक है बेटा, बेटी से बेटी तो अभी, मोर भी तो अपनी नानी के घर दूसरे वाली सो रही है अभी। ठीक है, मिलवाएंगे। चलिए, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है देखिए, जब आप किसी सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक करंट पास करो, किसी सॉल्यूशन से आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो तो उस सॉल्यूशन में जो रिएक्शंस होती हैं, अगर किसी सॉल्यूशन में जो रिएक्शंस हैं वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, करंट पास करने से अगर किसी सॉल्यूशन में अभिक्रियाएं होना शुरू हो जाए, रिएक्शन होना शुरू हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, चैनल का नेम ही नहीं पता मूर्ख को यार, एक बात समझ नहीं आ रही, आप डेली पूछ लेते हो यार, क्या चक्कर, मतलब बच्चे बीच में आते हो क्या आप, पिछली क्लासेस नहीं देखते। ये तो लास्ट क्लास है, इससे पहले 9 क्लास और हुई है ना, शायद 9 क्लास हुई होंगी, हर एक क्लास में आप पूछ लेते हो। ये थे यूट्यूब चैनल। ठीक है, हर क्लास में पूछ लेते हो। अब देखिए तो होता क्या है, ध्यान से देखना बेटा, ये दो आपके इलेक्ट्रोड हैं, इनमें से एक एनोड होती है, कैथोड होती है। कौन सी एनोड होगी, कौन सी कैथोड होगी, देखिए। हाँ जी तानिया जी बोलिए। तो जो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम एनोड। तो ये वाली जो इलेक्ट्रोड होगी ये क्या होगी, आपकी एनोड होगी। और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होती है वो होती है कैथोड, वो होती है कैथोड। ठीक है, हाँ बेटा केमिस्ट्री में ही पढ़ाऊंगा और कल से शुरू करेंगे केमिस्ट्री, कल से शुरू करेंगे केमिस्ट्री, मैं ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए अब यहां से एक चीज याद रखना बेटा, गैस का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, इसको मैंने डिटेल में भी पढ़ा रखा है। ये जो सॉरी ये जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला प्रोसेस है ये डिटेल में आपका क्लास 11th में आता है, सॉरी क्लास 12th में आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। ठीक है ना, हम उस लेवल के भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको वहां पर लॉजिकल से समझाया जाता है कि कौन सी गैस कहाँ पर कैसे प्रोड्यूस हुई। लेकिन यहाँ पर आपको याद करना ही पड़ेगा कि पॉजिटिव टर्मिनल पर O2 रिलीज होती है और नेगेटिव टर्मिनल पर हाइड्रोजन। ये याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पेज का PDF है बेटा, केवीव है।
11 to 18 वाला PDF है। अरे रोहित बेटा ले तो लिया, नाम लेने से क्या होता है बेटा, ठीक है ना। इसका पॉजिटिव टर्मिनल, वो क्वेश्चन पूछेगा जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो या वाटर से, जैसे वाटर से आपने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया, जल से, यहाँ पर अब वाटर, ये वाटर की बात हो रही है। अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो या वाटर से जब आप करंट पास करते हो तो कौन सी गैस कौन से टर्मिनल पर प्रोड्यूस होगी, तो पॉजिटिव टर्मिनल पर O2 होगी। याद रखना, तरीका भूलोगे भी नहीं। देखो P फॉर पॉजिटिव टर्मिनल, इसके बाद क्या दिख रहा है, O दिख रहा है ना, ऑक्सीजन दिख रहा है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल पर ऑक्सीजन आएगी, ठीक है। 12 to 18 नोट्स में है ये, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल पर O2 है, तो नेगेटिव टर्मिनल पर क्या होगी, H2, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो ये तो पॉजिटिव टर्मिनल पर चली गई, और ये हाइड्रोजन किस पर प्रोड्यूस हो जाएगी, नेगेटिव पर। याद करने का एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताया, जिसे आप याद रख सकते हो कौन सी गैस कौन से टर्मिनल पर प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए वो कहते हैं ना सोने का पानी चढ़ाना, एक मेटल की परत, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो परत चढ़ाई जाती है, उसमें यही वाली एप्लीकेशन यूज होती है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है ना। एक मेटल पर दूसरे मेटल की परत को चढ़ाते हैं करंट की हेल्प से, इस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है बेटा। अब जो बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल होता है ना, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो बैटरी का छोटा टर्मिनल होता है ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल है ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटा टर्मिनल होता है वो नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैंने क्या बताया, डिपोजिशन ऑफ ए लेयर ऑफ ए डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मेटल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे होता है, जैसे ये है ना, हम एक मेटल की कोटिंग दूसरे पर करना चाहते हैं, ठीक है ना। हम एक मेटल की कोटिंग दूसरे पर करना चाहते हैं, तो एक मेटल को यहां पर लेंगे, दूसरे मेटल को यहां पर लेंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है, अब कौन से मेटल को कहां पर लेंगे, अब ये सब आपको करने की जरूरत है नहीं, नहीं तो मैं आपको ये भी बता देता, ठीक है ना। सिंपली वैसे अगर देखा जाए तो मैं आपको बता देता हूं, जिस पर कोटिंग करना चाहते हो, ठीक है ना, जिस पर कोटिंग करना चाहते हो उसको बनाओगे कैथोड, ठीक है ना। जिस पर कोटिंग करना चाहते हो, मान लीजिए इस मेटल पर आप लेयर डिपॉजिट कराना चाहते हो, ठीक है ना। तो जिस मेटल की आप लेयर डिपॉजिट कराना चाहते हो उस मेटल को कनेक्ट कर दोगे आप एनोड से, उस मेटल को आप किससे कनेक्ट कर दोगे, एनोड से। तो यहां से इस मेटल की जो परत है बेटा, वो इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होना शुरू कर देती है। जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे नहीं होगा, थोड़ा तरीके से होता है। ये पहले ये यहाँ पर आता है, फिर ये जाकर इसके ऊपर डिपॉजिट होता है, तरीका ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता क्या है, यहाँ से मेटल का पार्ट इसके ऊपर डिपॉजिट होता हुआ चला जाता है। ये कब डिपॉजिट होता है, जब आप इस बैटरी को ऑन करते हो। बैटरी को ऑन करते हैं, बैटरी को ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस होती है। उन रिएक्शंस से क्या होता है, ये मेटल इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन कौन से मेटल यूज करते हैं, ध्यान रखना, क्रोमियम, टिन, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, ये मेटल यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। जब गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस ये आपका केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है ना, फिर भी मैं बता रहा हूँ होता क्या है बेटा, जब आयरन के ऊपर, जैसे ये आयरन है, आयरन के ऊपर अगर आप जिंक की कोटिंग कर दो, ये आयरन था, इसके ऊपर आपने जिंक की कोटिंग कर दी, इसके ऊपर आपने जिंक की कोटिंग कर दी, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, यशद लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, यशद लेपन बोलते हैं। अब जो डाउट है, अब हमारे पास टाइम है, ठीक है। तभी तो बेटा बेटर है, पूरा ठीक नहीं हुआ क्योंकि काफी वीकनेसेस आई हुई है, तब लंबी क्लास लेता हूँ तो थक जाता हूँ, ठीक है ना। लेकिन अब कोशिश यही है कि जिन बच्चों मेरी, मैं हमेशा चाहे मेरी तबीयत भी खराब हो, लेकिन मैं किसी भी बैच का सिलेबस कभी पीछे नहीं होने देता। पीछे है तो मैं ज्यादा क्लासेस लेके आगे उसको कवर कर देता हूँ, टाइमली बैच को कंप्लीट कराते हैं, ठीक है ना। अगर हम जैसे लेंथी सिलेबस वाले बैचेज उसमें थोड़ा बहुत कई बार, आज तक तो हुआ नहीं है, ठीक है ना। मेरी इतनी लंबी समय से तबीयत पहली बार खराब हुई है, नहीं तो तबीयत खराब क्या होती, वायरल फीवर होता था बस, एक सिंपली गला खराब होता था, मैं फिर भी पढ़ा देता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। वायरल फीवर होता था 1 वीक में ठीक हो जाता था, 1-2 दिन बीच में रेस्ट कर दिया, बाकी 5 डेज पढ़ा दिया, ठीक है। आई टॉपिक बेटा पढ़ा दिया मैंने, सोनाली सर आप बहुत अच्छा पढ़ा दिया, थैंक यू बेटा। प्रियंका, PNG तो ये तो ऑलरेडी अपलोड है बेटा, सारी अपलोड है। कल एक बच्चे ने मेरे पास मैसेज किया उल्टा सुल्टा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा सोच समझ के मैसेज करें,
ठीक है ना, मेरा काम है पढ़ाने का, मैं नोट्स टीम को देता हूँ, वो अपलोड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद का मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई काम नहीं होता बेटा। आप ऐप में कहाँ पर नोट्स हैं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया नोट सेक्शन में, तो किसी के में नहीं है तो बेटा उसके लिए प्रॉब्लम के लिए आप हेल्प डेस्क नंबर पर कॉल करें, मेरे पास ना करें। बेटा ये है ही नहीं, कौन सी यूनिट किसके लिए यूज होती है ये आपके में है ही नहीं बेटा शिवानी, 8 तक है ही नहीं है। जो थोड़ी बहुत यूनिट होती है वो मैंने करवा रखी है। देखो मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं बोलता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद चेक कर लीजिए आपके पेपर में आता क्या है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं बेटा हाई लेवल के भी पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी लेवल में सब पढ़ाता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। तो बेटा किस बैच में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस बैच को उतना ही पढ़ाया जाता है। हेल्पलाइन नंबर मुझे नहीं पता बेटा, आप मुझे काउंसलर समझते हो, टीचर समझते हो, एक बात बताइए। आप मुझे काउंसलर समझते हो, मेरे पास क्यों होगा हेल्प डेस्क नंबर? जब आपने कोर्स परचेज किया होगा आप, मैं बता देता हूँ फिर भी आपको, सुन लीजिए, नंबर मुझे नहीं पता है, लेकिन नंबर कहाँ होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब आप कैरेबल ऐप खोलते हो तो स्टार्टिंग में पोस्टर्स आते हैं, उन पोस्टर पर हेल्प डेस्क का नंबर लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, वही हेल्प डेस्क नंबर होता है, ठीक है। इसका पीडीएफ बेटा आपके नोट सेक्शन में मिलेगा। आज हमारा सिलेबस पूरा हो गया फिजिक्स का, आज आप मुझसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम है। आज अब मैं गुस्सा नहीं करूँ, आप कुछ भी पूछ लीजिए। बेटा वो मुझे पीडीएफ ढूंढना पड़ेगा, मैं पीडीएफ तो दे दूं लेकिन मुझे पीडीएफ पता ही नहीं, मुझे पीडीएफ देखना पड़ेगा है भी या नहीं मेरे पास अभी। ठीक है, नंबर मुझे याद नहीं है, मैंने बता दिया कहाँ पर मिलेगा। हाँ तो नाजिया बेटा, इसके लिए बेटा अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो ये मेरा मोबाइल नंबर भी मैंने आपको बताया है, कोई क्वेरी हो आपकी, ये मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है बेटा नाजिया। हाँ को खत्म होने के बाद देखो, उसके बाद आगे का प्रोग्राम बेटा जिस कर कुछ प्रैक्टिस आपकी कराएंगे, ठीक है ना। बेटा पक्का मैं बोलता नहीं हूँ कोमल ओम शिला से, लेकिन नहीं आएगा, 99.99% नहीं आएगा, ठीक है। फिर भी देखो, फिर भी आप सुन लीजिए, फिर भी किसी को ये ओम शिला वगैरह पढ़ना है तो आप में दूसरे नोट्स भी अपलोड है ना, वो डिटेल वाले नोट्स भी अपलोड है, ठीक है। हाँ बेटा पुष्पेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ निकिता आप कोशिश कीजिए, मैसेज कर लीजिए, मैं जितना हो सके, अगर फिर भी आपका कोई डाउट रिजोल्व नहीं होता तो ही कॉल करें, मैं खुद ही बोल दूंगा आप कॉल कर लीजिए अगर आपका डाउट रिजोल्व नहीं होता है तो। कराया है बेटा, सोनाली कराया है। हाँ कोई बुक की जरूरत नहीं बेटा शायद, नहीं प्रैक्टिस आगे जो सेशन चलेंगे बेटा देखो, अब वो आगे टीम डिसाइड करती है, ठीक है ना, मैनेजमेंट डिसाइड करती है, आगे सिलेबस पूरा होने के बाद हर बार प्रैक्टिस कराते हैं लेकिन एक मैराथन के थ्रू कराते हैं, ठीक है ना, वो देख लेंगे। पेडागोजी के बारे में बेटा मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि मैं पेडागोजी नहीं पढ़ाता। आपको कुछ आपके बैच में अपलोड भी तो हुए होंगे। लेकिन ये भी तो बच्चे ये कह रहे हैं सर, क्लास के बाद में सारे यूट्यूब चैनल से जाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई डाउट नहीं रहता, ये भी तो बच्चे हैं। हाँ जी फिजिक्स कंप्लीट हो गया। हाँ जैसे टोल फ्री नंबर है। ये मेरा पर्सनल नंबर है। फिजिक्स की क्लास कंप्लीट हो गई है बेटा, फिजिक्स की क्लास कंप्लीट हो गई है। 10 मीटर की लेंथ में कितने क्या कह रहे हो बेटा, 20 कंप्रेशन से। बेटा नीचे चला गया आपका क्वेश्चन, तो कोई नहीं, अभी तो केमिस्ट्री क्लास चलेगी, फिर भी कोई डाउट रहता तो वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।
टाइप ऑफ मैग्नेटिक, क्या टाइप ऑफ मैग्नेटिक है? मैग्नेटिक सब्सटेंस कह रहा हूँ, यहाँ पर नहीं है वो बेटा मैग्नेटिक सब्सटेंस। केमिस्ट्री का देखते हैं बेटा कितना क्लास लगेगा, जल्दी हो जाएगा, केमिस्ट्री में इतना टाइम नहीं लगेगा। हाँ बेटा सोनिया इतना ही सिलेबस है फिजिक्स में। बेटा पवन सीटेट के लिए तो यहाँ पर जो कंटेंट पढ़ा है सीटेट के लिए ही सफिशिएंट है, सीटेट के लिए मोर देन सफिशिएंट है। हाँ जी सौमिक जी, हाँ बेटा सौमिक कराते हैं। पीवाई की ऑलरेडी करा रखा प्रियंका जी, ऑलरेडी करा रखा। क्या पूछ रहे संदीप, बताइए बेटा आपका कमेंट बताओ। मैग्नेट्स के बेटा, मैग्नेट्स इतना ही आपके सिलेबस में है। वो सब है नहीं बेटा रोहित, वो सब है नहीं, उसे कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता बेटा, वो मैं कहीं और पढ़ाता हूँ बेटा नीलम। बेटा ललिता क्या कमेंट आया आपका? भी आया कमेंट तो मुझे भी दिखा। वीडियो पहले का वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड है, लेटेस्ट वाला। देखो अब मैं जो पी वाई क्यू आपको, अब मैं पी वाई क्यू नहीं कराऊंगा, पी वाई क्यू तो मैंने सारे करा रखे अपने यूट्यूब पर। अब नए क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं। नहीं बेटा नीलम, नहीं बेटा नीलम इस पर नहीं। मैं, आप कहाँ से लाइव हो सर? मैं चंद्रमा से लाइव हूँ बेटा। अच्छा मेरे यूट्यूब चैनल का नेम नहीं पता बेटा, ये है सत्येंद्र सर क्लासेस। अभी तो बताया था आपकी अभी की क्लास में। अब टाइम है तो अब तुम बता देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो, अब जब मैंने ये लिखा तो कुछ कमेंट नीचे चले गए होंगे, ठीक है ना। मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होता है वंशज। पवन बेटा यहाँ कांटेक्ट कर लेना आप मुझसे, आपको जो डाउट है। नहीं सीटेट में लाइट, हीट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी तो है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म भी तो है, ठीक है, मैग्नेटिज्म भी तो है। आता है बेटा परवीन, आता है। मैराथन वैराथन यार आप लोगों को समझ रहे थे, सब करा चुके हैं हम, ठीक है ना। बाकी भी, बाकी आपको पता चल जाए आगे, ठीक है बेटा। नीलम अपना डाउट यहाँ पर शेयर कर लेना, ठीक है। हमारी भी लिमिटेशन है, ठीक है। तो बाकी डाउट्स के लिए नीलम, पवन जो भी है बेटा आप यहाँ पर कांटेक्ट कर लेना, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए बेटा सेशन को एंड करते हैं। कल से, कल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अरे गैल्वेनाइजेशन का एग्जाम्पल, अरे मूर्ख हो, पेशेंस रखो, बता दो दिया। आयरन के ऊपर जब जिंक की कोटिंग करते हैं तो इस प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। सब्लिमेशन का मतलब आएगा केमिस्ट्री में आएगा। सब्लिमेशन का मतलब होता है जब एक डायरेक्ट एक सॉलिड सब्सटेंस गैस में बदलता है, बीच में कोई लिक्विड स्टेट वगैरह नहीं आती, एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में बदलता है, तो इसको बोलते हैं हम सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन, ठीक है। हाँ नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा यूट्यूब पर, ठीक है ना। नए क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको यूट्यूब पर, पुराने तब तक आप पुराने कर लीजिए, ठीक है ना। जनवरी में करा देंगे, जनवरी में हमारे पास पूरा टाइम रहेगा, जनवरी में करा देंगे। दिसंबर के एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में आपको सीटेट के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है ना। थोड़े से लेवल बड़ी हाई के भी करा देंगे, ठीक है ना।
चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल केमिस्ट्री क्लास में। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।